हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, हमारी आज की क्लास रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक्स के ऊपर। और इकोनॉमिक्स में आज हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसकी कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किन 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 ने मतलब उन्होंने डेफिनेशन दी है, ठीक है, किन किन अर्थशास्त्रियों ने। और फिर हम इसका देखेंगे कि इसका क्या नेचर रहता है और क्या इसका स्कोप रहता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ये टॉपिक हमारे क्या है सिलेबस में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र को हम दो वे में मतलब क्या है समझ सकते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में देखेंगे कि अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है अर्थ और एक है शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। मतलब धन का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? धन का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ वेल्थ। स्टडी ऑफ वेल्थ की जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी? सर एडम स्मिथ ने दी थी, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन यहाँ पे इसका मीनिंग निकलता है कि धन का अध्ययन करना। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी इकोनॉमी है या कोई भी देश है, मेन फोकस क्या रहता है? वेल्थ के ऊपर ही होता है कि वेल्थ को कैसे हम जनरेट करेंगे, ठीक है। और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स भी दो वर्डों से मिलकर बना है, इको प्लस नोमिक्स। इको का मतलब यहाँ पे लिया गया है जो ग्रीक वर्ड है दो, एक है ओइकोस और एक है नेमिंग। ओइकोस का मतलब होता है घरेलू, नेमिंग का मतलब प्रबंध। वही है कि घरेलू प्रबंध। मतलब घरेलू प्रबंध किसका? घरेलू किस चीज का? कि हम क्या है अपनी जो आवश्यकताएं हैं या उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जो धन है, पैसा है, हम उसको क्या है कैसे उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग एक ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर ये डेफिनेशन आ जाती है कि अर्थशास्त्र की आप डेफिनेशन दीजिए, तो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन यह होगी। देखिए, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसमें क्या है? मनुष्यों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। कौन से कार्य हैं? उन कार्यों का अध्ययन किया जाएगा जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताएं। देखिए, इन्होंने बताया कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं? असीमित होती हैं। और उनको संतुष्ट करने के लिए जो हमारे पास क्या होते हैं? साधन होते हैं, वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर सीधी सी यही डेफिनेशन है कि क्या करते हैं? मनुष्यों के उन कार्यों का हम अध्ययन करेंगे जिसमें वो क्या करेंगे, जो उनके पास सीमित साधन है, सीमित साधनों का प्रयोग करके वो अपनी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करते हैं। यही हम इसके अंदर क्या है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मनुष्य की देखिए जो आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं? असीमित होती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके चलेंगे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे साधनों की। जो हमारे साधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, या जिनको हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड हैं। क्यों हैं? जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज आपने देखा होगा कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या हैं? लिमिटेड हैं। जैसे कि हमारा क्या है? कोयला है, या हमारा क्या है? वाटर है, ठीक है। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हैं? ये जितने भी हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं वो सब क्या है? लिमिटेड है। मतलब हर एक चीज क्या है इस धरती के ऊपर लिमिटेड फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं या हम बोले कि इच्छाएं, ठीक है, आवश्यकताएं और इच्छाएं क्या होती हैं? असीमित होती हैं। देखिए, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं। असीमित मतलब अनलिमिटेड होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान के चलिए सबसे पहले जो हमारी मेन आवश्यकताएं होती हैं किसी भी व्यक्ति की, वो यही है कि उसके पास पहनने के लिए क्या हो? कपड़ा हो, खाने के लिए क्या हो? भोजन हो, फूड हो, और रहने के लिए क्या हो? मकान हो, शेल्टर हो, ठीक है। ये हमारी क्या है? बेसिक नीड्स होती है किसी भी व्यक्ति की, कि एक सर्वाइवल के लिए व्यक्ति को क्या क्या चाहिए? कपड़ा, भोजन, मकान, ये चीज उसको चाहिए, ठीक है। और इनको प्राप्त करने के लिए उसको क्या खर्च करना पड़ेगा? धन। और धन हमारा क्या है? रिसोर्सेज। इसलिए हम इसके अंदर इकोनॉमिक्स में हम यही अध्ययन करेंगे कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग करके अपनी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले कि मेरे पास जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास क्या है? 100 रुपए है, ठीक है। तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो 100 रुपए में क्या कर ले? एक
मूवी देख ले, ठीक है, एक फिल्म देख के आए थिएटर में, या उसके पास ऑप्शन है कि वो जाके क्या है ट्रेड फेयर लगा हुआ है वहाँ घूमे और 20 रुपए की टिकट वहाँ पे खर्च करे, ठीक है, वहाँ पे क्या है कुछ वो सामान परचेज करे, परचेज पे उसने कितना खर्च कर दिया 30 रुपए, या वो क्या करे फूड मतलब कुछ खा पी ले 30 रुपए का, ठीक है, 30 और 30 60 20 80, फिर भी उसके पास क्या है 20 रुपए क्या है वो उसके पास सेविंग वो कर सकता है, ठीक है, या फिर वो 100 रुपए किसके ऊपर खर्च कर सकता है, एक मूवी देखने के ऊपर खर्च कर सकता है। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो फिक्स हैं और वो क्या है लिमिटेड है, लेकिन हमारी वांटेड क्या होती है, जो हमारी वांट्स होती हैं वो हमारी क्या है अनलिमिटेड है। तो हमारा मतलब यही मेन मोटिव रहता है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी देश का कि वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं उसको वो कैसे पूरा करेगा और ऐसे पूरा करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये हमारा कुछ बेसिक था हमारा इकोनॉमिक्स का, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने क्या है अर्थशास्त्र की समय समय पर क्या दी है, अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन 1776 में 1776 में हमारे क्या आते हैं सर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हैं जो क्या है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के पिता हैं कौन है सर एडम स्मिथ। और इन्होंने 1776 में ये एक क्या है बुक लिखते हैं और इनकी बुक का नाम है, इनकी जो बुक का नाम है वही इनकी डेफिनेशन है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nations, ठीक है। इन्होंने क्या है 1776 में अपनी एक बुक लिखी द एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। मतलब क्या है कि इन्होंने भी यहाँ पे जो अपनी डेफिनेशन के अंदर बात करी वो किसकी बात करी, वेल्थ की, और वो बात करी इन्होंने धन की। इन्होंने यही बताया कि धन क्या होता है, धन को कैसे प्राप्त किया जाता है और धन का कैसे यूज करते हैं कि हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। तो इनकी ये धन संबंधी परिभाषा थी 1776 में सर एडम स्मिथ ने दी थी। इसके बाद क्या था सर डॉक्टर मार्शल थे, उन्होंने क्या था सन 1890 में डेफिनेशन दी, एक बुक लिखी, ठीक है। इसके बाद कौन आया, डॉक्टर मार्शल। देखिए इनके बाद कौन आता है, डॉक्टर मार्शल, और 1890 में ये बुक लिखते हैं। इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। डॉक्टर मार्शल थे, इन्होंने सन 1890 में डेफिनेशन जो बुक लिखी और इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें देखिए इन्होंने जो डॉक्टर मार्शल थे इन्होंने अपनी बुक लिखी सन 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब इन्होंने ये बताया कि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जो बिजनेस से संबंधित होता है मनुष्यों के, उसके बारे में हम उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, मनुष्यों का अध्ययन करते हैं। और इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and uses of material requisites of the well-being। मतलब इसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि हम इसके अंदर क्या है, व्यवसाय के संबंध में, व्यवसाय हमारा क्या है, बिजनेस के संबंध में हम किसका अध्ययन करेंगे, हम मनुष्यों का अध्ययन करेंगे। मनुष्यों की जो क्रियाकलाप हैं, जो एक्टिविटीज हैं, हम उसका क्या करते हैं, इसके अंदर अध्ययन करते हैं। और हम किसका अध्ययन करेंगे, हम जो भौतिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ इसमें ये ले रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं,
जो हमारे रिसोर्सेज हैं और जो रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, लिमिटेड है रिसोर्सेज हैं, हम उसका किस प्रकार प्रयोग करेंगे कि एक मनुष्य के जो सेटिस्फेक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये डॉक्टर मार्शल थे, इन्होंने 1890 में ये डेफिनेशन दी। इसके बाद जो डेफिनेशन दी थी वो आए सर जॉन रॉबिन्स, उन्होंने 1932 में अपनी डेफिनेशन दी, रॉबिन्स ने। ठीक है, और देख लेते हैं एक बार। देखिए सर जॉन रॉबिन्स हैं, उन्होंने सन 1932 में इन्होंने देखो बुक्स लिखी। सर रॉबिन्स थे, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? सबसे पहले तो इन्होंने बुक लिखी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस की। उन्होंने नेचर और सिग्निफिकेंस बताया, किसका? इकोनॉमिक्स का। उन्होंने क्या बताया अपनी बुक के अंदर? डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक विज्ञान है दैट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, जो क्या करता है? ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडीज करवाता है हमें, एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड सेक्रेस मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब क्या है कि इसके अंदर हम वही बात है कि हम इसके अंदर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और जो हमारे पास क्या है, जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिनके क्या है, अल्टरनेट यूजेस हैं। अल्टरनेट यूजेस, अल्टरनेट यूजेस का मतलब होता है वैकल्पिक उपयोग, वैकल्पिक प्रयोग भी कह सकते हैं या उपयोग भी। वैकल्पिक उपयोग करते हैं, उनका हम इसके अंदर क्या है, अध्ययन करेंगे। तो देखिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग अपनी क्या है डेफिनेशन दी। कुछ ने उनकी आलोचना की, आलोचना करने के बाद उन्होंने कोई नई डेफिनेशन ऐड कर दी उसके अंदर। तो ऐसे ऐसे करके डेफिनेशन आती रही। उसके बाद जो डेफिनेशन, जो लास्ट डेफिनेशन थी वो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन थी। और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन थी वो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, उन सब ने मिला के ही जो दी वो थी विकास केंद्रित परिभाषा। विकास केंद्रित परिभाषा। और विकास केंद्रित परिभाषा यही थी कि अर्थशास्त्र में हम मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करेंगे जिसमें वो क्या है, जो वो उनके जो ऐसे जो सीमित साधन होते हैं, सीमित साधनों का क्या करेंगे, वो प्रयोग करके अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोग में क्या है, करते हैं। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। इनका हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे कि हमारी जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनका क्या है, हम पूरा कर सके। और जो हमारे सीमित साधन होते हैं उनके मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट यूजेस होते हैं। अल्टरनेट यूजेस, इसका क्या मतलब है अल्टरनेट यूजेस? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास क्या है, एक साधन है दूध। ठीक है, हमारे पास दूध है, हम दूध का बहुत प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब दूध को पी लेना डायरेक्ट कंज्यूम हो गया। एक हम इसका क्या कर सकते हैं, इसकी दही बना सकते हैं। ठीक है, दही से हम क्या बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं। दूध से हम क्या बना सकते हैं, और मिठाई बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सीमित साधन दूध है, इसके क्या है, हमारे पास बहुत सारे इसके अल्टरनेट यूजेस हैं। अब हमें वो डिपेंड करता है एक मनुष्य की आवश्यकता के ऊपर कि उसको उस टाइम दूध के किस मतलब टाइप की जरूरत है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसका कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, हम इन चीजों का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स को दो टाइप है इकोनॉमिक्स के। और सबसे पहले जो सिलेबस हम कर रहे हैं वो हमारा है माइक्रो, और दूसरा जो टाइप होता है वो हमारा क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम वर्ड की बात करें तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या है, इंडिविजुअल या हम क्या करेंगे, एक फर्म। ठीक है, या हम क्या कहेंगे, एक घरेलू
इन सभी चीज़ों का क्या हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति की इनकम या एक व्यक्ति के खर्चे या एक फर्म का प्रॉफिट, ठीक है, या एक फर्म का लॉस, उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो हम किस चीज़ के अंदर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या है, एक पूरी इकोनॉमी का, या हम बोल सकते हैं पूरी कंट्री का, या हम बोल सकते हैं पूरी इंडस्ट्रीज, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इन सभी का अध्ययन है वो किसके अंदर हम करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये देखिए क्या है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका, देखिए स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम 4 टॉपिक्स को पढ़ते हैं। इसमें क्या है, स्कोप का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड रहेगा। तो सबसे पहला है थ्योरी ऑफ डिमांड, दूसरा रहेगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, फिर थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन, और लास्ट में रहेगा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो सबसे पहले क्या है, हम थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड का क्या है कि इसमें हम देखेंगे कि एक व्यक्ति की जो मांग होती है, एक व्यक्ति की मांग किसी वस्तु के लिए, उसका हम निर्धारण कैसे करेंगे, उसको निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, जो थ्योरी ऑफ डिमांड है या लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या है कि एक वस्तु का प्राइस जब कम होता है तो हम ज़्यादा वस्तुओं को क्यों खरीदते हैं, या क्या है एक वस्तु जब ज़्यादा मतलब प्राइस जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो कम वस्तु क्यों खरीदी जाती हैं। तो वो सब क्या है हम थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, सप्लाई के बारे में देखते हैं कि प्रोडक्शन है वो किसी भी वस्तु या सर्विसेज का क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, किन किन क्या है हमको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्शन के लिए क्या है जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इसको इफेक्ट करते हैं, वो सब क्या है हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन। जो भी वस्तुएं हम बेचते हैं और जितने टाइप के मार्केट हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, उन सभी मार्केट के अंदर प्राइस का डिटरमिनेशन कैसे करेंगे कि मतलब किस प्राइस रेंज के ऊपर मतलब क्या प्राइस फिक्स करें कि क्या है सेटिस्फेक्शन, जो प्रॉफिट है वो एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट भी मिले और एक जो कस्टमर है वो मतलब क्या है ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड भी करें उन वस्तुओं के लिए। और लास्ट में हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब ये है कि जिन वस्तुओं का हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम उसके लिए जो साधन यूज करते हैं, तो जैसे लेबर को हम क्या कहते हैं वेजेस देते हैं, जो जगह लेते हैं उसके लिए लैंड के लिए हम क्या देते हैं रेंट देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके या हम क्या एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं प्रॉफिट देते हैं। तो प्राइस को हम कैसे, जो हमारे पास पैसा आएगा उसको हम कैसे कन्वर्ट करके कैसे कैसे उनको उनके फैक्टर प्राइसिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या है कि अर्थशास्त्र की हम नेचर के बारे में जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र कला है या एक विज्ञान है, यही क्या है नेचर, किसी भी जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी का हम पता करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति को जानने के लिए हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या एक साइंस है या क्या है एक आर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस और आर्ट की क्या क्या डेफिनेशन होती है। तो इसमें देखिए जो इकोनॉमिक्स का नेचर रहेगा वो क्या है कि ये साइंस है या आर्ट है। तो देखिए साइंस क्या होती है, साइंस जब हम देखते हैं तो साइंस का मतलब क्या है कि साइंस के अंदर हम किन नियमों का प्रयोग करते हैं कि कारण या परिणाम। कारण मतलब क्या है कि इसका क्या कॉजेज रहेगा, कॉजेज, और इसके क्या इफेक्ट रहेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आप नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्या है कि पानी क्या है हाइड्रोजन प्लस
ऑक्सीजन है, तो उससे क्या बन गया, H2O पानी बनता है। मतलब ठीक है, मतलब उसके जो नियम होते हैं साइंस के वो फिक्स होते हैं कि मतलब इनका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इस चीज़ का इसका क्या रहेगा, रिजल्ट रहता है। ऐसे ही क्या है, तो साइंस, तो इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक साइंस है। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है। क्यों है सामाजिक विज्ञान, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, हम मनुष्यों के व्यवहार का वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जबकि जो हमारे रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, वो सभी क्या है, वो हमारे नेचुरल साइंस के अंदर आती हैं। जबकि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो किसके अंदर आएगी, सोशल साइंस के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। ठीक है, इसके बाद आपका जो आता है वो आता है कि क्या जो इकोनॉमिक्स है वो एक आर्ट है। तो सबसे पहले हम आर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग सम डिफाइंड एम। मतलब क्या है, आर्ट के अंदर क्या होता है, हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि हम प्रैक्टिकल क्या करते हैं, यूज मतलब प्रैक्टिकल करके देखते हैं आर्ट के अंदर। और ऐसे ही जैसे अगर आप देखें तो किसी भी देश के अंदर क्या है, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या है, क्या है, जैसे कि किसी देश के अंदर क्या है, बेरोजगारी की समस्या फैली हुई है। ठीक है, तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी देश को या वहाँ की सरकार को क्या देना पड़ेगा, रोजगार। ठीक है, और रोजगार देने के लिए क्या करती है सरकार, प्लानिंग करती है। क्या करती है, प्लानिंग करती है। और प्लानिंग किसका रूप होता है, एक आर्ट का ही रूप है कि हम क्या क्या प्लानिंग करेंगे जिससे क्या है, रोजगार बढ़े और बेरोजगारी को दूर किया जा सके। तो एट लास्ट यही है कि इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, और साइंस कौन सी रहेगी, ये एक सोशल साइंस है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।